तो इसी तरह सब जो है अपने राजा से बचने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते रहे, क्योंकि किंगडम ऑफ फूल्स था, राजा भी बेवकूफ़ी था, तो वो ऑफकोर्स जो ऐसी बातों में आने वाला था। तो जो है पहले चोर को इनोसेंट बता दिया, जिसका घर है उसको बोला तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उसने बनाने वाले को बोल दिया कि जी मिस्त्री रिस्पॉन्सिबल है। फिर मिस्त्री ने जो है एक डांसिंग गर्ल के ऊपर जो है उसने इल्ज़ाम लगा दिया। फिर डांसिंग गर्ल ने जो है एक जो ज्वेलरी वाला है उसके ऊपर उसने इल्ज़ाम लगा दिया। तो जो ज्वेलरी बनाने वाला है उसने बोला कि मेरी गलती नहीं है सर, और ये तो एक रिच मैन था, और उस रिच मैन ने अपने वो ज्वेलरी दे रखी थी मुझे बनाने को, मैं उसमें बनाने में लगा हुआ था, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रखा था, और अगर मैं नहीं बनाता तो आपको पता है कितने इम्पेशेंट होते हैं ये, इसलिए मैं जो है डांसिंग गर्ल की नहीं बना पाया, इसलिए उसको चक्कर लगाने पड़े। तो कुल मिला के जो है अब बात आके किस पे रुकती है, उस अमीर मर्चेंट पे जिसने गोल्ड स्मिथ को दिया था कि तुम जो है मेरे गहने बनाओ। तो अब जो है वो उसका नाम पूछते हैं राजा की, अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ वो रिच मैन कौन था, वो रिच मर्चेंट कौन था। सो द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, तो गोल्ड स्मिथ जो है उस मर्चेंट का नाम बताता है, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो गोल्ड स्मिथ जब उसका नाम बताता है तो वो कौन था, वो वही पर्सन था, वो उस घर का असली मालिक था जिस घर की दीवार जो है गिरी थी। और उस घर का असली मालिक कौन था, जो इस टाइम मर्चेंट वहाँ रह रहा है, उसका फादर। तो जो उसके फादर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके फादर ने वो ऑर्डर दिया था उस ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ को, तो गोल्ड स्मिथ उनका नाम लेता है। तो घूम फिर के बाद जो फिर किस पे आ गई, फिर उसी मर्चेंट पे आ गई कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम्हारे फादर ने बनाया था ये। सो नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, तो कुल मिला के अब इंसाफ जो है पूरा सर्कल पे आना, यानी कि आखिरी जो कल्प्रिट था वो अकॉर्डिंग टू किंग जो है आखिरी कल्प्रिट पकड़ा गया, और वो कौन था, वो रिच मर्चेंट था जिसने ज्वेलरी बनाने के लिए कहा था। सो थॉट द किंग एंड बैक टू द मर्चेंट, और वो समझ गया कि वो कहता है कि देखो भाई इंसाफ तो हो गया, राजा कहता है, देखो कुल मिला के, और सब घूम के कहाँ पे आ गए, हम उसी मर्चेंट के ऊपर आ गए। सो व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, तो अब जब उसको रूडली समन्ड माने नोटिस देकर बुलाना, तो जब उसने राजा ने जो है अपने पहरेदारों को भेज के और उसको बहुत रूडली जो है ऐसा मारते पीटते कहा होगा उसको लेकर आओ, तो जब उस मर्चेंट को लेकर आ रहे थे तो मर्चेंट जो है वो रोता हुआ आता है, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। तो वो मर्चेंट आके यही कहता है कि सरकार इसमें मेरी क्या गलती है, और मैंने थोड़ी ना ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो तो मेरे फादर ने दिया था, ही इज़ डेड एंड आई एम इनोसेंट, और कहता है मेरे फादर तो अब मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ, तो आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो, मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो, सज़ा तो जो है फादर को ही देनी चाहिए थी, पर वो तो अब मर गए, वो तो है नहीं, तो मुझे सज़ा ना दी जाए, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीसिवली, पर जो है किंग ने इस बात को जो है नहीं माना, क्योंकि सज़ा तो किसी ना किसी को देनी थी, तो वो अपने मंत्रियों से सलाह करता है और रूल देते हैं, वो डिसीजन देते हैं। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, तो राजा कहता है कि बिल्कुल सही बात है, जो असली मर्डरर है वो तो तुम्हारे फादर है, पर वो तो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, पर उनकी जगह पे किसी ना किसी को तो पनिशमेंट देना ही है ना। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और कहते हैं तुमने जो है वो जो तुम्हारे क्रिमिनल फादर है उनसे सब चीज़ तुमने इनहेरिट करी, इनहेरिट यानी तुमको सारी चीज़ जो है विरासत में तुमको मिली है। तो जब सारी चीज़ तुमको विरासत में मिली है तो उनके सारे नुकसान, उनके सारे अपराध, सारी सज़ा भी तो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। हिज रिचेज़ एज वेल एज हिज सिंस, यानी उनके जो भी रिचेज़ यानी उनके जो भी फ़ायदे थे वो अगर तुम्हें मिले हैं, तो जो उनके सिंस है यानी जो उनके गलत काम हैं, जो उनके द्वारा किए गए पाप हैं, उनकी भी सज़ा जो है तुम्हें मिलेगी, ऐसा राजा जो है फरमान सुनाते हैं। So I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो राजा कहते हैं कि मैंने तो तुमको जो है जब देखा था, मैं तभी तुमको पहली नज़र में पहचान गया था कि इस सब क्राइम के पीछे जो है तुम ही जड़ो, और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो तुमको जो है अब क्या होना पड़ेगा, यू मस्ट डाई, हम तुमको जो है सजाए मौत सुनाते हैं। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और वो ऑर्डर करते हैं कि एक नया स्टेक बनाया जाए। स्टेक जो है एक कह सकते हैं एक तरीके का ढांचा होता है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसपे गर्दन रख के जो है और उसको काटा जाता है, पर्सन की गर्दन को जो है उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। सो एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी
प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो अब जब वो स्टेक को धार वगैरह लगा रहे होते हैं उसको, जो ऐसा मारने वाला जो उनका हथियार होता है, तो जो लगा रहे होते हैं धार, तो लगाते लगाते जब मिनिस्टर्स वगैरह सब देख रहे होते हैं उन चीज़ों को, तो वो क्रिमिनल जो था जिसको मतलब वो उसकी तो कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी उसको क्रिमिनल उन्होंने घोषित कर दिया और उसको सज़ा सुनानी थी। पर जब वो देखते हैं कि वो जो स्टेक है वो इस तरीके का है कि उस पर जो है वो थिन पर्सन जो है वो फिट नहीं बैठेगा। वो जो रिच मर्चेंट था वो काफ़ी थिन था, तो वो तो उसमें आ ही नहीं पाएगा, तो उसकी गर्दन ठीक से कट नहीं पाएगी। सो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। तो वो जो मिनिस्टर थे, वो मंत्री जो है राजा के पास जाते हैं और राजा के पास ये चिंता का विषय लेके जाते हैं और राजा को बोलते हैं कि सरकार हमने स्टेक वगैरह तैयार तो कर लिया, पर वो जो रिच मर्चेंट है उसकी तो गर्दन बहुत पतली है, वो तो खुद भी बहुत पतला है, वो तो स्टेक में आ भी नहीं पाएगा। अब हम क्या करें इस चीज़ में, ये भी एक समस्या आ गई है। सो अब राजा बेवकूफ़ होगा, राजा तो था ही, वो बेवकूफ़ वाले जब जवाब देता, सारे मंत्री बेवकूफ़ थे। सो व्हाट शैल वी डू, ही सेड, वो पूछता है कि अब हम क्या करें। व्हेन सडनली स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो बेवकूफ़ तो थे ही, तो बेवकूफ़ वाले उन्होंने डिसीजन दिया कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो अब हमें क्या करना चाहिए, स्टेक सब हमारे पास रेडी है, तो अब हमको एक ऐसा पर्सन ढूंढना चाहिए जो थोड़ा मोटा ताज़ा हो और इस स्टेक में वो फिट हो सके। द सर्वेंट्स वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तो तुरंत जो है राजा ने अपने पहरेदारों को भेजा और कहा कि जाओ पूरे हमारे राज्य में देख कर आओ कि ऐसा कौन पर्सन है, ऐसा कौन इंसान है जो इस स्टेक में फिट हो सकता है, यानी जो मोटा ताज़ा हो और जो इस स्टेक में फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। तो जब वो गए वहाँ पर पहरेदार, तो उनकी नज़र जो है सबसे पहले किस पे पड़ी, वो जो डिसिपल था, वो जो गुरुजी का चेला था, उसके ऊपर नज़र पड़ती है, जो खा खा के बहुत मोटा हो चुका था। पिछले कुछ महीनों से जो है वो खूब केले, राइस, व्हीट और घी ये सब खा रहा था, जिसकी वजह से उसका वज़न काफ़ी बढ़ गया था और फैट हो गया था, और वो बहुत बिल्कुल एकदम कह सकते हैं उस स्टेक में आने के लिए बिल्कुल फिट था। सो वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। तो वो जो अब उसको डिसिपल को पकड़ते हैं, तो डिसिपल तो बेचारा वही रोना शुरू कर देता है, कहता है अरे मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मैंने क्या गलती करी है, मैं तो इनोसेंट हूँ और मैं तो सन्यासी हूँ और मेरी क्या गलती है इसमें। सो दैट मे बी ट्रू। तो वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री, डिक्री बोलते हैं एक तरीके के ऑर्डर को। तो कहते हैं ये जो है राजा का फरमान है दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। वो कहते हैं हाँ हो सकता है, जो भी आप कह रहे हो सब सही हो, बट ये राजा का फरमान है कि हमको आपको जो है कोर्ट में ले जाके पेश कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया आपको और हमें बोला है कि एक ऐसे पर्सन को लेकर आओ जो स्टेक में फिट हो सके। दे सैड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। इतना कहने के साथ पहरेदार उसको जो है डिसिपल को उठा के जो प्लेस थी एग्जीक्यूशन की, जहाँ पे सजाए मौत दी जानी थी, वहाँ पर वो ले जाते हैं। He remembered his wise guru's words, this is a city of fools। अब जब ऐसी बात आती है, जब बिल्कुल मरने वाली बात आती है, तब उस चेले को अपने गुरु याद आते हैं और वो बात उनकी याद आती है कि ये शहर क्या है, ये शहर जो है सिटी ऑफ फूल्स है। और जो है तो उसके राजा ने कहा था कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर ये तुमको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि इनका अगला जो है क्या स्टेप होगा, आगे क्या करेंगे। सो वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। अब उसको यही था, जब गुरुजी ने बताया था कि भाई ये तो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे या तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, तो अब उसको दिख गया था कि ये तो बेवकूफ़ों के चक्कर में फंस गया और अब जो है मेरी मौत होने वाली है। तो वो जो है बेचारा वहाँ पे जब अपनी डेथ के लिए वेट कर रहा था, तो हाथ जोड़ के अपने गुरु से जो है दिल में खूब अच्छे से उनसे प्रे करने लगा, माफ़ी मांगने लगा और अपने को बचाने की गुहार करने लगा। एंड आस्किंग हिम टू हियर इज क्राई वेयर एवर ही प्लीज़। और ऐसे मन्नत करता रहा कि गुरुजी आप जहाँ भी आप मेरी आवाज़ सुने और मेरे को यहाँ से बचाएं। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। तो गुरु जी से उन्हें दिव्य दृष्टि थी, तो उन्हें जो है तुरंत दिख गया कि उनका चेला जो है वो परेशानी में आ गया है और वो गलती भी मान रहा है। तो वो अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके वो ऐसा दूर का देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और मतलब उनके पास जो है शक्ति थी कि वो फ्यूचर वगैरह भी देख सकते थे, प्रेजेंट पास्ट सब देख सकते थे। तो वो जो है फिर अब फटाफट अपने डिसिपल को बचाने के लिए उस राज्य में पहुँचते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। जो किस ऐसे जाल में फंस गया था, एक ऐसे वेब में फंस गया था, किसकी वजह से, अपने खाने के लालच की वजह से। तो इसलिए गुरु जी समझाते थे कि ज़्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, और तुम पढ़ोगे तो एक दिन अपने आप को फंसा लोगे। और वही हुआ कि उसने जो अपने आप को खाने के चक्कर में जो है आज एक ऐसी जगह फंसा लिया जहाँ पे अब वो मर सकता है। सो एज सुन एज ही अराइव्ड, अब जैसे ही वो गुरुजी वहाँ पर पहुँचते हैं, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। तो आते ही जो है सबसे पहले गुरुजी ने क्या करा, आते ही सबसे पहले गुरुजी ने जो है उसकी डांट लगाई
और उसकी डांट लगा के जो है उसको पहले तो ये बोला कि हमने तुम्हें मना करा था कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था, पर तुम माने नहीं, ऐसे डांट लगाई। फिर उसके बाद उसको जो है कुछ विस्पर करा, विस्पर यानी कुछ हल्के हल्के उसके कान में जो है कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर। फिर वो राजा, गुरुजी समझ गए कि इस बेवकूफ़ को किस तरीके से चलाना है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि इनके आगे या तो जो है तो बेवकूफ़ी मतलब रह सकता है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होगा वो इनसे जीत सकता है। तो गुरुजी तो थे ही विद्वान, तो गुरुजी जाते हैं और जाके राजा को थोड़ा सा प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि अरे बुद्धिमान राजा, और इतने ग्रेटर कौन है यहाँ पे ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। अब आप मुझे बताओ कि कौन ग्रेटर है, गुरु ज़्यादा वो गुरु ज़्यादा ग्रेट होता है या चेला ज़्यादा ग्रेट होता है? तो अब राजा सुन के कहता है ऑफ कोर्स द गुरु। वो कहता है बिल्कुल गुरु होता है, नो डाउट अबाउट इट, कोई डाउट नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, पर तुम पूछ क्यों रहे हो? तो फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो पहले आप मुझे इस टेक पे रखिए, पहले आप मेरी जान लीजिए, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे डिसिपल को मेरे बाद मारिएगा। तो अब राजा की ये बात समझ में नहीं आती, तो राजा कहता है कि व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगन टू क्लैमर मी फर्स्ट। तो पर जैसे ही वो राजा ये सुनता है, वो राजा के सामने ये बोलते हैं गुरुजी कि पहले मुझे मारना, फिर मेरे बाद मेरे चेले को मारना। तो चेला ये सुनते ही समझ गया कि क्या खेल खेल रहे हैं गुरुजी, तो वो तुरंत एकदम से जो है चैंट करना शुरू कर देता है। क्लैमर करना माने एकदम से एक चीज़ के लिए चाह रखनी शुरू करता है और बोलता है नहीं मी फर्स्ट, मी फर्स्ट। कहता नहीं नहीं पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, आप पहले मुझे लेकर आओ, पहले मुझे मारो। तो अब जब राजा के सामने ये होने लगता है कि यार मरने के लिए इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, कौन पहले क्यों मरना चाहते हैं, तो राजा इस चीज़ का राज जानना चाहते थे। तो द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। और गुरु चेला जो है वो आपस में वहाँ पे लड़ने से लगता है, मतलब ड्रामा करने लगते हैं लड़ाई का कि नहीं मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय द बिहेवियर, और किंग जो है कन्फ्यूज हो जाता है इस चीज़ को लेके कि यार मरने के लिए भी मैं पहले हो रही है। सो ही आस्क्ड द गुरु व्हाई डू यू वांट टू डाई। तो फिर राजा ने जो है आखिरकार गुरु से पूछा कि आप ये मुझे बताओ कि आप क्यों मरना चाहते हो। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। कहते हैं भाई इसको तो हमने इसलिए चुना है, इसको तो हम इसलिए मारेंगे क्योंकि हमको स्टेक के लिए जो है एक फैट मैन चाहिए था, क्योंकि हमें सज़ा देनी थी किसी को, तो इसको पकड़ के लाएं। पर आप क्यों मरना चाहते हो? तो यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। तो गुरु जो है उसके अंदर ऐसे और मतलब क्यूरियसनेस बढ़े कि वो पूछे मेरे से कि क्यों वो मरना चाहता है। तो गुरु जी तो पहले उसको कहते हैं अरे नहीं नहीं राजा, तुम मेरे से ऐसा कोई सवाल वाल मत करो, बस तुम मुझे मार दो पहले। तो वाई देर सम मिस्ट्री हेयर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो वो कहता है कि राजा कहता है नहीं फिर भी आप क्यों, मतलब आप मेरे को बताओ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक राज है, और आप मेरे को बताओ, और आप बुद्धिमान हो और आपको मेरे को समझाना पड़ेगा। सो विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं राज तुमको बता दूंगा, पर तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि आप पहले मुझे मारोगे, आप पहले डेथ पे जो है मुझे रखोगे। सो द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड। तो किंग जो है उसको अपने सीरियस वर्ड देता है कि हाँ हम वादा करते हैं पहले तुम्हें ही मारेंगे, पर जो है तुम मुझे वो बताओ राज क्या है। सो द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम। तो गुरुजी जो है राजा को पकड़ के थोड़ा एक कोने में लेके जाते हैं जिससे कि और किसी के कान में आवाज़ ना जाए, और जाके कोने में राजा को समझाते हैं डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। तो कहते हैं राजा समझाता है राजा तुम्हें पता है कि हम दोनों जो है क्यों मरना चाहते हैं, मैं और मेरा चेला जो है दोनों इस वक्त क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। वो कहते हैं कि हम लोग जो है हम दोनों गुरु चेला और हम पूरी दुनिया में घूमे हैं, पर हमको तुम्हारे जितनी सिटी, तुम्हारे जैसी सिटी और तुम्हारे जितना बुद्धिमान राजा हमने कहीं भी नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। कहते हैं जो स्टेक है ना जिस पे तुम मारने की बात कर रहे हो वो कोई नॉर्मल स्टेक नहीं है, वो भगवान का स्टेक है, गॉड ऑफ जस्टिस है, वहाँ भगवान इंसाफ करता है। एंड इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। और तुम्हें ये भी पता होगा कि वो जो स्टेक है वो बिल्कुल नया है, उस पर आज तक कोई भी क्रिमिनल को जो है नहीं सज़ा दी गई है, एग्जीक्यूट नहीं करा गया है। सो हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। तो मुझे मैं जो है दिव्य दृष्टि में देख सकता हूँ और मुझे पता है कि इस स्टेक पे जो सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस कंट्री का राजा बनेगा। ऐसा जो है गुरुजी जो है चाल चलते हैं और राजा को अपनी बातों फंसाने के लिए ऐसा कहते हैं।
एंड whoever गो नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो फिर सेकंड मरेगा वो इस कंट्री का अगले जन्म में जो है इसका मिनिस्टर बनेगा, यानी मंत्री बनेगा। सो वी आर सिक ऑफ आर एस्केटिक लाइफ, और कहते हैं मैं आपको बताऊं तो हम तो अपने सन्यासी जीवन से जो है थक चुके हैं। सो इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवरसेल्व्स एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो हम चाहते हैं कि हम अपने अगले जन्म में जो है एक राजा और एक मंत्री की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत करें और इन्जॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। और वो राजा को कहते हैं, राजा अब आप मेरी बात मानो और सरकार आप मेरे को जो है आपने वादा करा था पहले आप मेरे को मारो, मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रखना पहले आपको मुझे ही मारना है। सो द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब ये सब सुन के राजा जो है विचलित हो जाते हैं, वो तो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यार राजा तो मैं हूँ, और अगर मैंने इन्हें मार दिया तो अगले जन्म में तो ये फिर राजा बन के पैदा हो जाएंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो इतना बेवकूफ़ वो राजा था कि इस चीज़ पे जो है सोच विचार करने लगा। एंड ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज़ द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। और उसको इतना ज़्यादा जो है अपने राज्य से लगाव था, उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि मौत और जन्म में क्या होता है। तो वो उसके तो दिमाग में बस ये आया कि नहीं, मैं तो अगले जन्म में भी जो है इस किंगडम को नहीं छोड़ना चाहता, तो मैं इनको क्यों दूँ। सो ही नीडेड टाइम, उसने थोड़ा टाइम मांगा। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो उसने थोड़ा टाइम मांगा सोच विचार करने के लिए, तब तक के लिए जो एग्जीक्यूशन था यानी उसको मारने का जो तरीका था उसको जो है वो पोस्टपोन कर देता है अगले दिन के लिए कि एग्जीक्यूशन कल होगा। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से जो है वो सीक्रेटली थोड़ा बात करते हैं, सोच विचार करते हैं इस पर। लेट्स गो ऑन द स्टेक आरसेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और कुल मिला के वो दोनों बेवकूफ़ ये डिसीजन लेते हैं कि इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये सही नहीं है कि हम अपना राजपाट जो है अगले जन्म में भी किसी को दें। तो अच्छा ये रहेगा कि हम अपने आप को स्टेक पे डालें और हम अपने आप को मरवा देते हैं, जिससे कि अगले जन्म में हम कैसे रिबॉर्न हो एज अ किंग एंड द मिनिस्टर। एंड होली मैन डू नॉट टेल लाइज। होली मैन कहते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, और राजा कहता है साधु संत लोग तो कभी भी झूठ नहीं बोलते, और वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब जो है वो अगले जन्म में शायद वो बन जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम बने। तो ही सर एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और ये बात पे जो मिनिस्टर एग्री कर जाता है कि ठीक है सरकार ऐसे ही करते हैं, पहले आप मरना फिर मैं मरूंगा। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। और एग्जीक्यूशनर्स को बोलते हैं जो सज़ा देने वाले होते हैं कि भाई क्रिमिनल जो है आज रात तुम्हारे पास आएंगे और आज रात को ही उनको एग्जीक्यूट करना है। So when the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders and don't make any mistake. तो राजा जो है एग्जीक्यूशन को ठीक से समझाता है कि भाई जो पहले आएगा पहले उसको मारना, फिर जो दूसरा आएगा उसको बाद में उसको मारना, मतलब फर्स्ट सेकंड प्लेस पे उन्हीं दोनों को मारना और किसी को कुछ नहीं करना है। और ध्यान रहे ये मेरे ऑर्डर है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब गुरुजी को पता था कि ये तो वो खेल खेल रहे थे, चाल चल रहे थे उस बेवकूफ़ से जो है उस पूरे राजपाट को बचाने के लिए और इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए वो सब चल रहे थे। और उन्होंने जो है झूठ बोला वो भी इसीलिए उन्होंने बोला कि वो जो है इस गेम में फंस जाए जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। तो कुल मिला के उनको पता था बेवकूफ़ और बातों में आना ही, और वही हुआ। राजा जो है अपने मंत्री के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है और उन बातों में आ गया इसका मतलब। सो दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। तो उस रात जो है वो महाराज और जो उनके मंत्री हैं वो बहुत सीक्रेटली जो है वहाँ जेल में जाते हैं एंड रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और गुरु और डिसिपल को छोड़ देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्व एज द टू, और उनके कपड़े उतार के जो है उनकी वेशभूषा जो है वो पहन लेते हैं, वो धर लेते हैं। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। जैसा पहले से वादा करा गया था बिल्कुल वैसा ही होता है। और वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जो है उन लॉयल सर्वेंट्स को बुलाते हैं और अपने आप को उनके हाथ में थमा देते हैं। और वो सर्वेंट्स तो जो थे लॉयल थे बिल्कुल, राजा के जो ऑर्डर मिल गया वही करना है, वो देखना ही नहीं उन्हें कौन है कौन नहीं, और उन्होंने वही करा। पहले एक को पकड़ा, वो गुरु के वेशभूषा में जो राजा था उसको पकड़ा, पहले उसको एग्जीक्यूट करा, उसकी गर्दन काटी, फिर मिनिस्टर को मंत्री को बुलाया, फिर उसको जो है जो डिसिपल के वेशभूषा में था फिर लाके उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो जैसा राजा ने ऑर्डर दिया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और वो जो गुरु और चेला थे उन दोनों को उन्होंने पहले ही आज़ाद कर दिया था। So when the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. अब जब वो उन दोनों की बॉडी को मतलब नीचे लेकर आया और उन्हें कौवों के चील कौवों के सामने डालना था जिससे कि वो खा जाए उन्हें, तो लोग ये देखकर थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. लोग क्यों पैनिक हो जाते हैं? क्योंकि लोग जब डेड बॉडी देखते हैं तो देखते हैं डेड बॉडी तो किसकी है, ये तो हमारा राजा और हमारे मंत्री की है, और जो असली गुरु और चेला थे वो तो ये है ही नहीं। The city was in
कन्फ्यूजन, और जो सिटी है पूरा कन्फ्यूज हो जाती है, उनके समझ में नहीं आता क्या होता है। एंड ऑल नाइट दे मोन एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात जो है फिर वो सारी प्रजा जो है ऐसा मोन करती रहती है, यानी जो है वो मौत का दुख बना रही होती है अपने राजा का, और डिस्कस कर रही होती है कि हमारे किंगडम का अब फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि हमारा राजा और मंत्री तो जो है मर चुका है, तो अब हमारा क्या होगा। सो सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, तो कुछ लोगों के दिमाग में तुरंत वो गुरु और चेला आते हैं कि यार वो कितने अक्लमंद पर्सन थे कि यहाँ बिल्कुल स्टेक पे चढ़ने वाले थे, मरने वाले थे, बट फिर भी अपने आप को बचा के ले गए, और हम लोगों को भी जो है इस राजा के जो है बेवकूफ़ियों से जो हमको बचा लिया, तो वो हैं कहाँ पर, वो किसी के दिमाग में आता है। एंड कॉट अप द विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, और फिर जो है वो लोग सब मिलकर जो है गुरु और चेला को ढूंढते हैं, और वो गुरु चेला उनको मिल भी जाते हैं जो तैयारी कर रहे थे उस शहर को छोड़ के जाने की। सो वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेट समवन, तो जैसे वो गुरु और चेला के पास जाते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अब हमारे राज्य को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है, आप कहाँ जा रहे हैं। अदर्स एग्रीड, और बाकी लोग भी एग्री कर जाते हैं कि हाँ हम भी एग्री करते हैं कि हमको ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि गुरुजी आप हमारे जो है राजा बने, और ये जो आपका चेला आप इसको अपना मंत्री बनाएं, क्योंकि आप लोग इतने होशियार हैं, इतने अच्छे अक्लमंद हैं कि आपने हमको जो है उस राजा की बेवकूफ़ियों से, उस राजा के अत्याचार से आपने हमको बचा लिया। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो वो जो चेला था, वो चेला तो था ही थोड़ा ऐसा ही, वो मतलब इतना अक्लमंद भी नहीं था और थोड़ा लालची भी था, तो चेला तो जो है जल्दी मान जाता है कि ठीक है हम मिनिस्टर बन जाएंगे। पर वो जो गुरु थे वो मानते नहीं, गुरुजी बोलते हैं हम तो सन्यासी आदमी, साधु आदमी, हम कैसे करेंगे। तो पर फिर भी जो है वो लोग कह के गुरु को भी मना लेते हैं कि आप हमारे राजा बनिए। सो दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। तो कुल मिला के वो राजा जो है वो गुरुजी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा राजा बन जाऊंगा, और ये जो तो किंगडम ऑफ फूल था इसको अब मैं रूल करूंगा, और तो ये जो फुलिश किंग और फुलिश वो मिनिस्टर था, सिली मिनिस्टर था, उनके रूल रेगुलेशन से तुमको आज़ाद करूँगा, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। और साथ में वो ये कंडीशन भी रखते हैं कि मैं तभी राजा बनूंगा जब क्या करेंगे, जब सारी जितनी पुरानी उसने कंडीशंस बना रखे थी, रूल रेगुलेशन बना रखे थे, वो सब हम क्या करेंगे, सब हम बदल देंगे। यानी जैसा प्रकृति के नियम है सब वैसा ही होगा, दिन का काम दिन में, रात का काम रात में। सो फ्रॉम देन ऑन, फिर उस दिन के बाद से जब से वो गुरुजी वहाँ राजा बन गए, तो फ्रॉम देन ऑन तब से नाइट वुड अगेन बी द नाइट, रात होने लगी, एंड डे वुड बी अगेन अ डे, और डे जो है दिन होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, और तुम्हें एक डुड्डू के बदले सब कुछ मिल जाए ऐसा भी नहीं होना था, हर चीज़ की कीमत को रखा गया। एंड इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और उस दिन के बाद से जो है वो बाकी जो प्लेसेस थी उनके आसपास के बाकी जो राज्य थे उन राज्यों की तरह वो भी जो है बनकर तैयार हो गया। सो क्लियर यहाँ तक। तो ये एक जो है फुलिश किंग की कहानी थी, और किस तरीके से उसको एक वाइज गुरु ने अपनी बातों में लाके उनकी पूरी प्रजा को और अपने डिसिपल को भी उन्होंने बचाया। थैंक यू।